हेलो, आप सभी को एक बार फिर से मेरे इस आयरिश क्लासेस चैनल में और जल संसाधन पार्ट 2 के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले, देखने से पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें और शेयर भी करें, ताकि इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से मिलता रहे। थैंक यू। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इससे पिछले चैप्टर में पढ़े थे वाटर रिसोर्स के बारे में, जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन क्या है उसके बारे में चर्चा किए थे। जल संसाधन क्या भूमिका है, ये सब हम चर्चा की पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। आज हम चर्चा करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। जल संसाधन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो समय और परिस्थिति को देखकर कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ उसके लिए बदलाव के लेकर आती है। जैसे लिखा है कि इसमें स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु परियोजनाएं निर्मित हुई। मतलब देशवासी को जो है जीवन सुधारने के लिए परियोजना को जो है निर्मित किया गया है। ठीक है। जिस घाटी परियोजना में विशेष बल दिया गया, जिसमें नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया है। जैसे हो गया बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन उद्योग, जलापूर्ति, परिवहन तथा मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सारे चीज़ पर योजना पर बल दिया गया। अब नदी घाटी परियोजना, तो पहला परियोजना है भाखरा नंगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना। ये सभी परियोजना है। इस नदी घाटी पर ये सभी परियोजना बनाया गया जो जल से होने वाले संकट और जल से होने वाली जो संकट होती थी वो सारे चीज़ को देखते हुए परियोजना का निर्माण किया गया और उस जल का विभिन्न प्रकार से लाभ के लिए भी तैयार किया गया। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं जल संकट पर। जल संकट क्या है? कहता है जल संकट का निम्न कारण है। क्या कारण है? तो पहला पॉइंट है जल को अति शोषण अति उपयोगी, यानी कि जल को आप जितना खर्च करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप जितना यूजफुल है उससे ज़्यादा आप यूज करेंगे तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिक है संकट। सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी ही है और आपको पीने का सिर्फ थोड़ा सा पीने का आपको प्यास लगा हुआ है, आप उसको पूरा गिलास आप पी लेंगे तो पूरा जूठा हो गया और क्या हो गया? आप उसको फेंकना पड़ जाएगा। तो क्या हुआ? जल की बर्बादी हुआ। तो आप उसको सिस्टम से यदि पीते तो जल का शोषण नहीं होता और जल का संकट भी नहीं आता। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या। ऑटोमेटिक है, जनसंख्या ज़्यादा होंगी तो जल की खपत भी ज़्यादा होगी। नलकूप लगाकर भी कल कारखाना आप जो है उससे भी जल की संकट बढ़ती है, क्योंकि कल कारखाने में जो है जल का उपयोग होता है और बहुत सारे कारखाने में जो कचरे आते हैं उसको जल में छोड़ देते हैं। ये भी एक संकट का कारण है। दूसरा है जल विद्युत का होना। अब जल विद्युत हम लोग जो बनाते हैं, जल से चलने वाले यांत्रिक ऊर्जा से जल विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं, हम लोग विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं। ये भी एक जल संकट का कारण है। अब अगला है वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जो भी वर्तमान समय है भारत में जितना भी विद्युत उत्पाद होता है लगभग 22% जल से ही उत्पाद होता है। अब जल से उत्पाद होता है, ऑटोमेटिक है जल का हनन हो रहा है, जल में कमी होगी, जल संकट होगी। केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं। केवल कानपुर में ही ऑब्जेक्टिव हो गया। तो चमड़े के कारखाने कहाँ हैं? कानपुर में। कितना है? तो 180।
जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। जो इससे चमड़े की जो फैक्ट्री, इससे जो गंदे पानी निकलते हैं, लगभग 58 लाख लीटर गंदे पानी सिर्फ उसमें तो क्या हुआ, जल संकट का कारण विसर्जित हो रहा है। तो जल में बहुत जीव जंतु हैं, उनको भी नुकसान है। जल जहरीला हो जाएगा तो लोग जो उसमें जीव हैं, जंतु हैं, अदरवाइज हम लोग भी यूज करेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। तो ये जल संकट का कारण बनता जा रहा है। अब जल संकट तो कारण है, लेकिन हम लोग जल संरक्षण का प्रबंधन की भी आवश्यकता की है। कैसे करना है, तो बिल्कुल जल की उपलब्धता को बनाए रखना है, सीमित रूप से खर्च करना है, ताकि जो है संकट ना आवे। जल को प्रदूषित होने से बचाना है। अब जैसे कि जो मल जल जो है हम लोग नदी में बहाते हैं जल में, तो उसको हमको नहीं बहाना है, उसको अलग जगह करना है। यदि जो कचरे हैं उसको रिसाइकलिंग करके, उसको यदि जो फैक्ट्री के कारखाने के जल हैं उसमें रिसाइकलिंग करके सही से करके तब जाके उसमें जल को छोड़ा जाए। तो ये सारा चीज़ करके हम जो है जल के प्रबंधन संरक्षण किया जा सकता है। अब जल को स्वच्छ, उसका पुनर्चक्रण, जल को क्या करना है, स्वच्छ भी करना है और पुनर्चक्रण भी ध्यान रखना है। स्वच्छ कैसे होगा, तो रिसाइकलिंग करके उसको सफाई किया जाना चाहिए और पुनर्चक्रण पर ध्यान देना चाहिए। अब अगला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। अब भूमिगत जल की पुनः पूर्ति कैसे होती है, जो भूमि के अंतर्गत जल है वो कैसे, तो वृक्षारोपण करके, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग करके, जो हम लोग रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं उसको ना प्रयोग करके जैविक और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का जो खाद होता है उसको हम प्रयोग करें। और वेंटलैंड्स का भी संरक्षण, वर्षा जल के संचय एवं मल जल शोधन, वर्षा जल का संचयन का, मल जल शोधन का भी तो ध्यान देना है। दूसरा है जल संभर प्रबंधन, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर, मतलब जल को जमाव करके, प्रभाव को जो है जमाव करके आप कृषि वानिकी जल कृषि इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो बारिश का जल है उसको आप एक गड्ढे में जमा कर लीजिए और उसका उपयोग कर लीजिए, नदी तालाब में जमा कर लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। तो ये सब जल की जो है पुनर्चक्रण का भी है और जल की बचाने की भी तौर तरीका है। अब तकनीकी विकास, जैसे कि हम लोग अब पानी पटाते हैं खेतों में पूरा खुला छोड़ देते हैं, नहीं, ड्रिप सिंचाई करें, लिफ्ट सिंचाई करें, सूक्ष्म फुहारों की सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती, मतलब जितना जल की ज़रूरत हो, जितना हमें फसल उपज जाए उतना ही करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे इधर की जल की उपलब्धता ज़्यादा है बिहार में, तो ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा संकट बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत है। मतलब तकनीकी के ज्ञान से हर चीज़ को यूज करना है सिस्टमेटिक ढंग से। जल संसाधन के दुर्बलता का संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृति किया। जल संसाधन जब संकट में हो गया तो सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को तैयार किया। तो आप यहाँ से क्वेश्चन एक हो गया, राष्ट्रीय जल नीति कब तैयार हुआ, तो 1987 में हो गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। कहता है भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल के भूमि में प्रवेश करने से होता है। कहता है जो भूमि पर जल है 22% जो भाग है ना, वो वर्षा का जल भूमि में प्रवेश करने से जमा होता है। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मौसी नारा में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहां ये पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से, तो वहाँ का जल का जो मतलब दिक्कत है, परेशानी है, उसका निवारण कैसे होता है। तो वहाँ क्या है कि छत पर क्या करता है कि छत का रेलिंग चारों तरफ से घेर के और वो जो पानी एक पाइप के माध्यम से बड़े बड़े डब्बे में उसको गिरा के जमा कर लिया जाता है। तो 25% छत वर्षा जल का संग्रह करके यूज करता है। ये भी तक की बात हो गई। भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समस्त विकास के उद्देश्य जल संसाधन उपयोग हेतु कुछ योजनाएं तैयार की गई, जो इस प्रकार है। पहला है सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। अब हम समझते हैं सोन परियोजना के बारे में इसमें, और बाकी जो है गंडक परियोजना, कोसी परियोजना आपको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सोन नदी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना में से एक है। सोन नदी जो परियोजना है सबसे प्राचीन बिहार में पहली परियोजना है। कौन? सोन नदी का। इस परियोजना का विकास 1874 में हुआ। कब हुआ? 1874 में। इस क्वेश्चन भी पूछेगा कि सोन नदी परियोजना का विकास कब हुआ?
तो 1874 में। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना है? 130 किलोमीटर। इससे पूरब के नहर से पटना तथा औरंगाबाद जिले लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि जल संचित होता है। पूरब में नहर पटना, गया, औरंगाबाद सिंचने का काम करता है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के कारण ही बिहार चावल का कटोरा के नाम से विभूषित किया गया है। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाया गया है, इसी के कारण जो है बिहार को चावल का कटोरा भी से नाम से विभूषित किया गया। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना, कदबन जलाशय योजना, इंद्रपुरी जलाशय योजना का नाम कदबन जलाशय योजना के नाम से भी जानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, पूछें ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। बिहार अंतर्गत नदी परियोजना, बिहार अंतर्गत नदी घाटी परियोजना कौन कौन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किउल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना, ये सब है। ये सब परियोजनाएं जो है बिहार के अंतर्गत आते हैं। और अभी तक मैंने जो भी बताया ये क्लास 10 के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ में आपको जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आप ITI पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून है 1 एवं 1 प्राणी संसाधन। आप इस मेरे वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू।